एक टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं अपना, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। आरबीआई ने 2021 में एक कुछ डायरेक्शंस दी थी अपनी, जिनको बोला गया डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्शंस। दीज डायरेक्शंस वर पब्लिश्ड टू सिक्योर डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, जो कि शुरू हो गया था कब से, 2016 और 2017 से, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एंड आफ्टर जीएसटी, है ना। तो ये जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल है, ये बेसिकली एक प्रकार का बड़ा तगड़ा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। कैसे? जो डिजिटल पेमेंट है, अगर आप और मैं एक दूसरे को पेटीएम और फ़ोन पे कर रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपने मुझे पैसा भेजा और वो मेरे तक पहुंच जाएगा, या मैं आपके पास पैसा भेजूँ तो वो आप तक पहुंच जाएगा। जनता को ये यकीन करवाना था। बहुत सारे लोग हिचकिचाते थे ना शुरू में, घर परिवार में भी आपने सुना ही होगा कि नहीं यार ऑनलाइन पेमेंट मत करो, ये मत करो, अटक जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वापस भी नहीं आएंगे, किसको कंप्लेन करोगे। होता है ना, शुरू में असमंजस थी कि नहीं थी, बहुत ज़्यादा 2016, 17, 18 में, है ना। तो इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड सेटिंग अप अ रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स, कि जब भी कोई एंटिटी अगर डिजिटल पेमेंट सेटअप करने के लिए रेडी हो रही है, तो उसको कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स है किसके लिए? सबके लिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी जो दे रहे हैं, प्राइवेट जो लोग हैं, अब ये सारे प्राइवेट लोग ही तो हैं कि नहीं, बताओ जो कि ये ऑनलाइन पेमेंट देते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बताओ है कि नहीं है ये प्राइवेट लोग, है ना। तो दीज डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल फॉर scheduled commercial banks, small finance banks, payment banks, credit card issuing non-banking financial companies, third party payment applications, and payment operators and gateways like Paytm, Google Pay, Phone Pay, etc. ये जो डायरेक्शंस हैं, दे इंक्लूड कंपोनेंट्स सच एज मल्टी टीयर एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशन लेयर, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट करना, रियल टाइम और नियर टाइम रिकंसिलिएशन फ्रेमवर्क, कस्टमर प्रोटेक्शन, कार्ड पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल। कुल मिलाकर कस्टमर्स की, कुल मिलाकर इन सारी बातों का ये मतलब है ट्रांजैक्शंस को, फिर चाहे वो स्मॉल ट्रांजैक्शंस हो या बिग कैपिटल ट्रांजैक्शंस हो, उसको सेफ एंड सिक्योर बनाना। सिंपल। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानते हैं विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। 2018 में यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। बैंक बोर्ड ब्यूरो को सेटअप करा गया था 2016 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीजे नायक कमेटी। ये एक ऑटोनॉमस रिकमेंडरी बॉडी है कि कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करा जा सके। बैंक बोर्ड ब्यूरो was also one of the 7 aspects of इंद्रधनुष प्लान, जिसको भारत की सरकार ने लॉन्च करा था कि कैसे हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिवाइव करना है, जिनकी हालत बहुत खस्ता थी, खराब हो रही थी, दे वर वेरी सिक, डिक्लाइनिंग फेज पर थे। तो 7 कंपोनेंट सरकार ने इंट्रोड्यूस करे थे और 2015, 16 और 17
लगातार ये 3 साल इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में इंद्रधनुष स्कीम के बारे में बात चलती रही थी। वो अलग बात है कि सबको ये उम्मीद थी कि 3 साल से टॉपिक आ रहा है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। इंटरव्यू में कुछ कुछ कैंडिडेट से पूछे कहते हैं, लेकिन इंद्रधनुष के बारे में एज सच कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं आया। प्रीलिम्स में आई थिंक एक बार आया था, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में था, लेकिन पूरा एक ब्रॉडर क्वेश्चन नहीं था। कुछ नहीं थे 7 मतलब बेसिकली एक रिफॉर्म्स थे कि यार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैसे रिवाइव करना है। और आपको पता है ना, जो आगे चलकर जो सरकार ने कुछ कुछ बैंकों की अमेलगमेशन कर दी, सबको मिक्स कर दिए थे। जो एसबीआई की भी अलग अलग फ्रेंचाइजीज थी उनको मिक्स करके एक प्रॉपर एसबीआई का अम्ब्रेला ही बना दिया। जैसे श्री में पढ़ा था ना, महिला कोष बैंक और ये जितना भी था ये सब कुछ एसबीआई की मतलब वो सब्सिडरीज थी, लेकिन अब उनको पूरा एसबीआई के अंतर्गत ही ले आई है सरकार। तो ये भी इसी के अनुसार करा गया था, इंद्रधनुष प्लान के अनुसार ही। मतलब जो जड़ जाती है इसकी वो इंद्रधनुष प्लान से ही जाती है। इंद्रधनुष रेनबो को कहते हैं। कितने कलर होते हैं रेनबो में? 7 ना, इसलिए 7 रिफॉर्म्स का एक प्लान पैकेज था। मेन फंक्शन जो होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, इट इज टू रिकमेंड द नेम ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक बोर्ड ब्यूरो ये भी बताता है, इट ऑल्सो एडवाइज ऑन द वेज ऑफ रेजिंग फंड्स एंड हाउ टू डील विद द इश्यू ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, जो कि आगे चलकर क्या बन सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक बोर्ड ब्यूरो एक प्रकार का लिंक भी है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गवर्नमेंट उस टाइम पर क्या हो रहा था, हद से ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज करती जा रही थी ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक को बचाया जा सके कैसे भी करके। दे वर ऑन द डिक्लाइनिंग फेस। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो बेसिकली ये बताता है कि देखो कितना पैसा इन पे लगाना चाहिए, कहाँ का लगाना चाहिए, कैसे इनकी हालत को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द गवर्नमेंट हु विल सपोर्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, कोई जनता नहीं आएगी इनको संभालने के लिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो की खुद की स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 3 आर एक्स ऑफिसियो। मतलब वो किसी ना किसी पोस्ट पर होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में रिलेटेड या गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड होते हैं, उस वजह से वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के मेंबर्स बन जाते हैं। प्रेजेंट चेयरमैन, जब आप देख लेना, ये आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, वो पुराना एडिशन है ये वाला। बैंक बोर्ड ब्यूरो इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। अगला, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही वो बॉडी है जिसकी वजह से आप लोग मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हो या किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हो। आप लोगों ने मुझे फीस पहुंचाई तो इसके थ्रू पहुंचाई, आप लोग कोर्स में इनरोल हुए फीस देकर तो इसके थ्रू हुए, इसकी मदद से हुए। और यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। आज तक पूछता है क्योंकि लोगों को नहीं पता प्रॉपर तरीके से इसके बारे में। जहां एनपीसीआई आया तो समझ जाना एनपीसीआई आया, वहीं पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आया, वहीं पर उसके साथ यूपीआई आता है। और जहां यूपीआई आया तो फिर आपको बताइए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आपने भीम एप्लीकेशन के बारे में भी सुना ही होगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। फिलहाल इसको साइड हटाओ, नॉर्मल आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो देखो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है टू ऑपरेट रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था इस टॉपिक के बारे में जब हम स्टार्ट कर रहे थे इसको। कस्टमर की ट्रांजैक्शंस छोटे कैपिटल की हो चाहे बड़े कैपिटल की हो, वो सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। रिटेल पेमेंट, छोटी पेमेंट्स, और सेटलमेंट सिस्टम मतलब बेसिकली ये होता है कि बल्क में आपने पैसा पहुंचाया, ट्रांजैक्शन करी, वो सामने वाले तक पहुंच गया। कभी कभार मैसेज लेट पहुंचता है या कुछ भी लेट पहुंचता है, वो पैसा लेकिन पहुंच जाना चाहिए। अगर अटका है तो ये रिलीज करवाए बीच में से उसको। कभी कभार जब आपके बैंक का सर्वर कम होता है, कुछ भी होता है, आपने कभी कभार सामान ले लिया होता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है कि नहीं हो जाती है, वो बोलता है योर बैंक सर्वर इज लो,
कभी देखा फ़ोन पे पेटीएम पे ऐसा आता है मैसेज? आप करने लगते हो, ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, कभी कभार पैसा एकदम से वापस भी आ जाता है जाने के बाद भी 1 मिनट के अंदर अंदर। ये बीच में कौन हेल्प करवा रहा है? एनपीसीआई। बैंकों के साथ इसका लिंक भी होता है। आप फोन खरीदने जाओ, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करो, 1 लाख का फोन है, आपने 25,000 की ट्रांजैक्शन कर दी 4, इमीडिएटली बैंक का फोन आ जाएगा कि मैम सर इतनी ट्रांजैक्शन आपके जनरली होती नहीं है, एकदम से क्या हुआ, आप ही होना ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर आपने नहीं करी तो आप इमीडिएटली नंबर दो, ट्रांजैक्शन आईडी बताओ, और जो भी हुई है पैसे कटें आपके, और आप कार्ड को अपने ब्लॉक या इस सिस्टम को भी थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करवा दो। ये एनपीसीआई क्योंकि कॉपरेट करके चलता है बैंक के पास, तो ये डिटेल रहती है, इसलिए आपको इमीडिएटली फ़ोन आ जाता है। तो ये एक इनिशिएटिव है आरबीआई का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। सारे बैंकों ने इसलिए मंजूरी दी थी। हाँ यार, ट्रांजैक्शन कल को ऐसी भी तो हो सकती है कि आपका बैंक का खाता किसी और में हो, मेरा एसबीआई में है, आप कोटक वाले हो, आप मुझे पैसा भेज रहे हो, आप आईसीआईसी वाले हो, मैं एचडीएफसी वाला हूँ, आप मुझे पैसा भेज रहे हो, मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ। तो सारे बैंकों ने कहा देखो अलग अलग बैंक के लोग दूसरे जिनका दूसरा अकाउंट है उनके साथ ट्रांजैक्शन तो करेंगे ही करेंगे। तो सारा इंडियन जो बैंकिंग सेक्टर था उसने बोला हाँ यार ऐसा एक सेफ सिक्योर मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007 फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसको शुरू में इनकॉर्पोरेट करा गया था नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इन 2008। ठीक है, कुछ एडिशनल चार्ज शुरू में लगता था, अगर आपको पता हो, ऑनलाइन पेमेंट करने का, वो करने का, तो लोग कर भी लेते थे कि 1 रुपया इतने इतने कुछ पैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 500 का नोट तो नहीं तोड़वाना पड़ेगा अगर 213 रुपये ही देने शॉपकीपर को। तो दूध की थैलियां ली मदर डेयरी से 2.5 किलो की, 163 रुपीज़ बन रहे हैं, तो कम से कम 200 रुपये का नोट या 500 का नोट नहीं तोड़वाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके लोगों को ये डिजिटल पेमेंट की तरफ लाया जा रहा था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है एनपीसीआई का, इट इज लोकेटेड इन मुंबई। अब एनपीआई का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी तक क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करी हैं, या एनपीआई के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, चलो उसको देखते हैं। सबसे फेमस यूपीआई। अब तो ये आम बोलचाल की भाषा में यूज होने लगा है कि कोई भी आपको पेमेंट बोले या आप किसी को दो, मैं यूपीआई कर रहा हूँ, मुझे यूपीआई कर दो, मैं यूपीआई कर रही हूँ, मुझे यूपीआई कर दो, होता है ना। तो क्या है ये यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक पेमेंट सिस्टम है जिसको एनबीएसए ने डेवलप करा था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप करा था, विच अलाउज मनी ट्रांसफर बिटवीन एनी टू बैंक अकाउंट्स बाय यूजिंग अ स्मार्टफोन। कुल मिलाकर प्योर तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। इट अलाउज अ कस्टमर टू पे डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक अकाउंट टू डिफरेंट मर्चेंट्स, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन का यहां पर यह मतलब है, आप घर पे बैठे बैठे नंबर लेकर कर दो, सामने दुकान पर जा रहे हो, ऑफलाइन कैसे, वो आपको एक स्कैन दे देगा या नंबर बता देगा। जनरली सबने, आजकल तो सब्जी वालों तक ने भी, आपको पता ही होगा, ठेले पर, बैटरी रिक्शा वालों ने, हर किसी ने ये पोस्टर लगाया होता है। आपने देखा वो ब्लू कलर का पेटीएम वाला पोस्टर या फोन पे वाला पोस्टर पर्पल कलर का, उस पर एक स्कैन होता है, क्यूआर कोड जिसको कहते हैं, है ना। उस पर आप स्कैन कर लो और दे दो। 9 रुपये अगर अदरक के हुए हैं, 10 रुपये मिर्ची के हुए हैं, 5 रुपये धनिया के हुए हैं, आप ई रिक्शा से आ रहे हो, 10 रुपये हुए हैं उसके, आप वहाँ पर कर दो पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपने शिकंजी भी कहीं 15 रुपये की, लस्सी भी कहीं 25 रुपये की, आप कहीं कि रोड के किनारे कुछ खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो छोटे से छोटा पर्सन, या आप मॉल में जा रहे हो, आपने 2,500 का 25,000 का सामान खरीदा, हर जगह पर ही आपको स्कैन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। अब ये ज़्यादा फैल गया, मतलब मैं अभी करंट कंटेक्स्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो विदाउट द हेजल ऑफ टाइपिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है, या फिर
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स कोड, IFSC कोड, या नेट बैंकिंग या वॉलेट पासवर्ड। पहले क्या होता था, स्वाइप करो, ये करो, वो करो, ATM कार्ड इंसर्ट करो, फिर वो आपको मशीन देते थे, लो मैम सर ये टाइप करो अपना 4 जो है पासवर्ड, फिर आपने उस पर एक पासवर्ड डाला, फिर वो पर्ची निकल कर आ रही है, फिर वो कभी कभार ये कह रहा है कि सर ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा है, या फिर ये दिखा रहा है कि उसमें इतना पैसा नहीं है आपके उसमें कार्ड में या जो भी है, ठीक है। तो ये एक लोगों को जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन की सहूलियत मिले उसके लिए चीज़ करी गई है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI एंड इट इज़ बिल्ड ओवर IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आपको पता है ना IMPS से पैसे जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना। लेकिन बात वही है, आपको पहले अपनी बैंकिंग ऐप के अंदर जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं SBI यूज़ करता हूँ तो मेरी एक ऐप है SBI की योनो लाइट। वहाँ पर अगर मुझे IMPS करना है किसी भी पर्सन को, पहले उसकी डिटेल चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, ट्रांजैक्शन उसका क्या कहते हैं उसको, IFSC कोड, ठीक है, और बैंक अकाउंट नंबर, ये सब कुछ चाहिए, बैंक ब्रांच वगैरह। एक बार वो रजिस्टर कर दिया मैंने उसको, अपने सेव कर दिया वो इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में उसको कितनी भी ट्रांजैक्शन मतलब वो कर सकता हूँ, वो जल्दी पहुँच जाती है। अब इसी को मेरे बिल्ड ओवर करा गया। इसका मतलब क्या है भाई, फटाफट एक मैंने ऐप खोली, एक नंबर या तो डाला, या सामने वाले ने मुझे स्कैन भेजा या फ़ोटो भेजी, ठीक है, और मैंने फटाफट से उसको वो कर दिया। बैंकिंग ऐप में जाने के बाद इतनी कुछ डिटेल डालने के बाद मेरा टाइम तो एक्स्ट्रा लग ही रहना, चाहे भले 2-4 मिनट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 30 सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है। उसके बाद रुपे कार्ड, इट इज़ द इंडियन वर्जन ऑफ कार्ड नेटवर्क विच वॉज स्टार्टेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 2012। RuPay primarily provides debit cards. Apart from this, RuPay also issues Kisan credit card for farmers. These cards are accepted only domestically. बाहर के कहीं आपके एक्सेप्ट होंगे कि नहीं होंगे ज़रूरी नहीं। ये सारी फैसिलिटी जो है ये देता है आपको NPCI, ठीक है। 1 मिनट रुकना ज़रा। दिखा देता हूँ। ये सिंबल अक्सर देखा होगा आपने, आपके किसी भी कार्ड में मतलब ये बन रखा होता है, ये सिंबल साइड में देखा होगा आपने, ऐसे रुपे करके ये लिखा रहता है, ये होता है, ठीक है। 3 होते हैं ना, ये वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे। आपके पास जनरली जो होता होगा ना, जनरली अगर आप ध्यान दो, अगर अपने आज ATM कार्ड देखना, आपके पास ज़्यादातर लोगों के पास आपके पास मास्टर कार्ड वाला सिंबल होगा। ओके, तो फिर स्टार 99 हैशटैग सर्विस, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, यूनिक चीज़ है। क्यों? भीम ऐप के बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, UPI के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, NPCI के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इसमें से जो रह गए बन सकते हैं क्वेश्चन। स्टार 99 हैशटैग सर्विस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी ये स्टार 99 हैशटैग सर्विस। कल को एक क्वेश्चन अगर आ गया ना कि क्या है, कोई फ्यूल है या कोई कोड है किसी एक मिनरल का जो कि किसी रॉकेट में यूज़ होता है, चंद्रयान 3 के किसी पार्ट का नाम है या क्या है, भनक भी नहीं लगेगी किसी को कि मनी बैंकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है ये, ठीक है। तो NPCI ने लॉन्च करा था इसको, नाम है इसका स्टार 99 हैशटैग सर्विस, विच वर्क्स ऑन अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा चैनल, USSD चैनल। अब ये क्या है? दिस सर्विस वॉज लॉन्च विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, या उसको एक्सपेंड करना, उसके पोटेंशियल को निखारना, एंड द नीड फॉर इमीडिएट लो वैल्यू रेमिटेंसेस विच विल हेल्प इन फाइनेंशियल डीपनिंग एंड इंक्लूजन ऑफ अंडर बैंक सोसाइटी इन द मेन स्ट्रीम बैंकिंग सर्विसेज। कुछ नहीं है, बेसिकली मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी को उन एरियाज में पेनिट्रेट करना हमारे देश में जहां पर लोग अभी भी बैंक के अंदर खाता खुलवाने
के लिए हिचकिचाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना उनको थोड़ा सा खतरनाक लगता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देना था इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी जो लोग हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, रिक्शे वाले हैं, कुछ भी हैं, ये *#99 हैशटैग जो सर्विस थी ना, यही एक मुख्य कारण है। आप कह लो कि एक प्रकार से इसी ने ये मुहिम चलाई कि आज सब्जी वाला आपसे पेमेंट ले लेता है, हाँ जी मैडम हो गया, जाओ आप 8 रुपये आपने दिए, 5 रुपये आपने दिए। आप रिक्शे पर बैठे, बैटरी रिक्शे पर 10 रुपये आपने उसको दिए। आपने कहीं शिकंजी पी, 15 रुपये 10 रुपये आपने उसको दिए। आपने रोड के किनारे कुछ छोले कुलचे खाए, 25 रुपये आपने उसको दिए। ये जितने लोग वो पोस्टर लगाकर बैठे हैं, जो QR स्कैन का, QR कोड का और वो UPI का, उनका भरोसा ऑनलाइन पेमेंट पर इस मुहिम की वजह से हो पाया, *99 हैशटैग सर्विस की वजह से। तो यानी कि जब ये चली थी, आज जाकर इसका सपना साकार हो गया है। 2016-17 के बाद जाते जाते 6-5 साल लग गए, लेकिन लोगों का भरोसा उठ गया इसके ऊपर कि इससे जल्दी पैसे आ जाते हैं। कौन खुल लेते लोगों को, अब मैं सिक्के कहाँ से मांग कर लाऊं। जब आपने देखा होगा, आपने कहीं से एप्पल लिए, ग्रेप्स लिए आपने, अब वो बगल में आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है। मैं बगल वाले सब्जी वाले से मांग कर लाया, मैं पनवाड़ी से मांग कर लाया, यहाँ से जाया। अब आप 10 मिनट खड़े हो बेवकूफ़ों की तरह, ठीक है, कि सामान आपका लेने आप आए हो, सामने के पास खुले नहीं है। कभी कभार जल्दबाजी में होते हो आप, 20-30 रुपये से कितने बार छोड़ देते हो, है ना, कि यार भैया रख लो यार, दे दो जितने बन रहे हैं, 200 रुपये दे दो, छोड़ो ये 30 रुपये नहीं चाहिए, मैं लेट हो रहा हूँ या लेट हो रही हूँ। अब उनको ही लगता था कि उनका भी कस्टमर बेस, ऑब्वियसली बात है यार, किसका कस्टमर बेस ऐसे नहीं बिगड़ता, इतना वेट करना पड़े यार खुले वल्ले पैसों के लिए, है ना। ये चीज़ होती है उससे। तो इट प्रोवाइड्स कहाँ गए, हाँ, दिस सर्विस वॉज लॉन्च with the aim of the potential of mobile banking को expand करना and the need for immediate low value remittances which will help in financial deepening, financial penetration, especially ऐसे तबके के लोगों को इंक्लूड करना इस ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर विच आर पार्ट ऑफ अंडर बैंक सोसाइटी, और उनको शामिल करना कहाँ पर, मेन स्ट्रीम बैंकिंग सर्विसेज सेक्टर के अंदर, कि वो भी जैसे बाकी लोग ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं वो भी कर पाए, वो भी इस इकोनॉमी के इस फूड को एंजॉय कर सके, ठीक है। उसके बाद भीम ऐप, इट इज एन एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय NPCI बेस्ड ऑन UPI and it is used for digital payments. It does not hold money like other digital wallets like Paytm, Amazon Pay और MobiKwik. अब डज नॉट होल्ड मनी का मतलब क्या होता है? आपको एक चीज़ पता है, आप अपने फ़ोन पे को, पेटीएम वगैरह को, जैसे एक तो होता है डायरेक्टली जैसे पैसे करते हैं बैंक से, मैं जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन करने जाता हूँ या कोई भी अमेजन से मेरा पार्सल आता है, मैं स्कैन कर कर उसको जो पेमेंट देता हूँ वो मेरे बैंक से ही करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन पे या पेटीएम के वॉलेट में पैसे रख लेते हैं, पता है ये वाली बात आपको, उसके वॉलेट में पैसे, जैसे आप उसको टॉपअप करवा लो, फिर उससे वो क्या करते हैं, अंदर ना सेक्शन आता है कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल और इन सब का, कि वो आप उसकी एक प्रकार से जैसे ऑटोमेटिकली पैसे वो करते रहे इतनी इतनी तारीख को, फिर वो करवा लेते हैं, वो टॉपअप करवाते करवाते कि दूध वाले को इतने पैसे डेली देने होते हैं, हम किसी से कोई सामान मंगा रहे हैं, आपने उसको रजिस्टर कर रहा है अपने अंदर उसके ऐप के अंदर, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो पैसे कट रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा रुकना, एक मिनट। ये है मेरे फ़ोनपे का इंटरफेस। अब यहाँ पर क्या है, ये जो मेरा बैंक बैलेंस है यहाँ, इससे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो SBI से मेरे फ़ोनपे लेंगे उससे पैसे कटते हैं, ठीक है। ये है मेरी UPI ID, यहाँ QR कोड, ओके। मैं इतने ही सेटअप के साथ डील करता हूँ, बस ये वाला, इसके नीचे की चीज़ों को नहीं छूता मैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ये फ़ोनपे वॉलेट, मैं अपने बैंक से पैसा खींचकर इसको फ़ोनपे वॉलेट को टॉपअप कर सकता हूँ। ये अलग से वॉलेट है फ़ोनपे का, जहाँ पर मैं
वेरियस फैसिलिटीज़ को, लाइक मोबाइल रिचार्ज करना है, टाटा स्काई रिचार्ज वो करवाना है, बिजली का बिल पे करना है, कोई रेंट वो पे करना है, लैंडलॉर्ड का यहाँ पर नंबर फीड कर दिया, इतनी इतनी तारीख को मैंने काइंड ऑफ वो फीड कर दिया यहाँ पर, उसके पास पेमेंट यहाँ पर चली जाएगी। गैस सिलेंडर बुक करना है, कुछ भी है अगर ऐसा, ये मैं से ये सब काम कर सकता हूँ। मैंने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी की वो डिटेल जारी की, उतनी इतनी वो डाली मैंने, और उसके बाद उतना उतना उसका पैसा कट रहा है, वो ठीक है, मुझे नहीं ज़रूरत है इन सब की। और मैं फ़ोन पे के वॉलेट को इसको टॉपअप नहीं करता, तो बैंक से मेरा डायरेक्ट पैसा कटता है। यहाँ पर ये जो फ़ोनपे का वॉलेट की जो फैसिलिटी है, इस पर ध्यान देना एक बारी, ये मेरा इसमें ज़ीरो बैलेंस है, मेरा सारा पैसा बैंक में है, मैंने इसको टॉपअप नहीं कर रखा। योर वॉलेट हैज़ बीन इनएक्टिव फॉर द लास्ट 12 months। अब यहाँ पर आओ, अब पढ़ो इस लाइन को। इट डज नॉट होल्ड मनी लाइक अदर डिजिटल वॉलेट्स लाइक पेटीएम, अमेजन पे या फिर मोबीक्विक। यानी कि क्या भीम ऐप में ये वाला फीचर होगा, भीम टॉपअप, भीम वॉलेट टॉपअप? बताओ। नहीं, बस यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो मनी कैन बी सेंड टू नॉन यूपीआई लिंक्ड अकाउंट्स यूजिंग IFSC एंड अकाउंट नंबर। भीम एप्लीकेशन वैसे तो यूपीआई के ऊपर बेस काम करता है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है, अगर आपको पैसे भेजने हैं, आप सामने वाले पर्सन का अकाउंट नंबर और IFSC डिटेल्स, IFSC कोड वगैरह मंगवा लो। और अगर उसका कोई अपना बैंक का खाता यूपीआई वगैरह से लिंक नहीं है, अगर नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं यूज़ करता, कोई बात नहीं, आपके पास जैसे भीम ऐप है, आप वहाँ पर गए और ये आपके पास जो ऑप्शन होता है टू बैंक और यूपीआई ID, अब और करके लिखा हुआ है ना, सामने वाले के पास यूपीआई ID नहीं है, आप यहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स को किसी की डाल दो, उसका अकाउंट नंबर, IFSC वगैरह, बस आप यहाँ से पैसा भेजोगे आप अपने आप भीम ऐप से। मान लो इमेजिन कर लो कि भीम ऐप है ये, तो वो उसके बैंक खाते तक पहुँचेगा, भले वो यूपीआई पर्सन यूज़ ना करता। अब ये वाली फैसिलिटी तो यहाँ पर भी होती है, मतलब वैसे तो अब तो ये भी देने लगा है, ये तो पुराने ज़माने की बात हो रही है बुक के अंदर, ठीक है। अब तो अब जैसे मैं अपनी सारी कज़न सिस्टर्स को महीने के कुछ रुपए भेजता हूँ महीने की स्टार्टिंग में, ठीक है, कन्यादान के तौर पर, जितनी भी मेरी कज़न सिस्टर्स हैं। अब मेरी बुआ मासी वगैरह का कुछ नहीं है, वो यूपीआई वगैरह यूज़ नहीं करती हैं, लेकिन उनका बैंक का खाता है, तो उनकी बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पर सेव करके मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन करता हूँ अपने यूपीआई से, लेकिन उनके वो बैंक तक पहुँचाती है। ठीक है। उसके बाद भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है विच ऑफर्स इंटरऑपरेबल बिल पेमेंट सर्विस to customers online as well as through a network of agents on the ground. The system provides multiple payment modes and instant confirmation of payment. अब ये कुछ भी नहीं है, होनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह ही है, ठीक है। कैसे? ये जितनी बिल पेमेंट्स थी ना, ये देखो रिचार्ज एंड बिल्स जैसे ही है, मोबाइल रिचार्ज, टाटा स्काई, बिजली का दफ्तर भी होता है वैसे तो। अब इन सब का ऑफलाइन सेंटर भी होता है कि नहीं होता है? बताओ। STD शॉप्स होती हैं, वहाँ जाके मोबाइल रिचार्ज आप करा सकते हो, उसी के पास जाके वो टाटा स्काई भी रिचार्ज कर देते हैं। गैस सिलेंडर को बुक कर रहे हैं तो आप आसपास के जो आपका ये जो दफ्तर होते हैं वहाँ पर जाकर ले सकते हो, ठीक है। भारत गैस या इंडियन आती है जनरली घरों में, इलेक्ट्रिसिटी का दफ्तर है, आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एजेंट्स ऑन द ग्राउंड, या फिर आप ऑनलाइन भी दे सकते हो पेमेंट। आपको अपने जितने भी बिल चुकाने हैं, आप उसके लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक जैसा यहाँ पर फैसिलिटी है फ़ोन पे वगैरह के अंदर, ऐसे ये नेट एक सेटअप होता है इसका। भीम ऐप भी जैसे ये फंक्शन कर रहा है, वैसे ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये फंक्शन करता है, ठीक है। ये लेकिन इतना फेमस नहीं है,
क्योंकि अब लोगों के काम इसी से हो जाता है। अभी अलग से क्यों ऐप डाउनलोड करेंगे वो कि मेरे को वो करना है, लेकिन किसी किसी को लगता है कि यार मेरी ट्रांजैक्शन बहुत हो जाती है और मैं अपना पूरे का पूरा जो ये बिल पेमेंट वगैरह चाहे मकान मालिक को किराया देना है या फ़ोन पे रिचार्ज करवाना है या गैस सिलेंडर बुक करना है या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें मेरा फिक्स पैसा जाना ही जाना महीने का, तो वो ऐसा एक ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम का BBPS का एक अलग से ऐसा कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके वो उसमें एक सारे डिटेल्स सबकी डालकर महीना फिक्स कर देते हैं, इतने इतने पैसे उसके कटने चाहिए, वो उसको एक अलग सेटअप के तौर पर रख लेते हैं बस। अब जैसे जब ये लॉन्च हुआ ना, जब ये UPI वगैरह, तो बहुत कंपटीशन अब इनके अंदर आ गया। अभी रिसेंटली 3 हफ्ते पहले की बात है, महीने भर पहले की बात है, अभी HDFC वालों ने भी अभी अपना ये UPI वाला सेटअप निकाल लिया है। आपने शायद से देखा नहीं होगा या करा नहीं होगा। अब आप जाओगे ना तो फेमस करने के लिए सबसे पहले आपको हर जगह वो देखने को मिलता है। आप लोकल शॉप्स पे जाना, आपके एरिया का मुझे नहीं पता, लेकिन अब HDFC अपने आप को प्रमोट कर रहा है, तो वो पोस्टर वगैरह अब HDFC के QR कोड वगैरह वो देखने को मिलते हैं अब UPI पे। तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये बैंकों के लिए लॉन्च करा गया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, एंड द गवर्नमेंट एज अ वेब बेस्ड सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट इंटरबैंक हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, जो कि बार बार करनी पड़ती हैं और टाइम टू टाइम करनी पड़ती हैं। इस टर्म को देख लेना ज़रा एक बार, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कुछ नहीं होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। आप पढ़ो उसको। इट कंसोलिडेट्स मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बैंक अकाउंट का पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में जा सकता है, रिपीटेडली जा सकता है, जल्दी जल्दी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि लिमिट क्या है, ट्रांजैक्शंस कितनी अलाउड होती हैं, क्या होता है। तो इट कंसोलिडेट्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, रनिंग अक्रॉस इंडिया, एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस। कुल मिलाकर कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी जहाँ पर ट्रांजैक्शन है, दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो कोई सीमलेस ट्रांजैक्शन जैसे आपने सुना होगा कि रुके ना, कोई अटकलें पैदा ना हो, उसके लिए यूज़ होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। NPCI के अंदर ही ये अल्टीमेटली डेवलप हुआ है, इसलिए आप सिंबल यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इससे जल्दी जल्दी बेसिकली ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाती हैं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।